आगे चलते हैं हम लोग। देखिए, अगर हम आपको एक वायर दे दें, एक बल्ब दे दें और एक आपकी बैटरी दे दें और आपसे कहें कि इसको आप कनेक्ट करिए, किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको कनेक्ट करने के कई सारे तरीके नहीं, यही है बस। इसके अलावा आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते ना, बोलिए। बस यही एक तरीका है, कैसे कर सकते हैं भाई। बल्ब को यहाँ के बजाय यहाँ लगा दोगे, यहाँ के बजाय यहाँ लगा दोगे, मतलब यही एक मॉडल बन के निकलेगा कहीं ना कहीं आपका। इसी वायर में कहीं ना कहीं आप बल्ब लगा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर दो बल्ब आपके पास हो तो आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं उसको। उसको कनेक्ट करने का एक तो ये तरीका है कि आपने ऐसे लगा दिया, एक ही वायर में दोनों बल्ब कनेक्ट कर दिए, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप दो वायर अलग अलग ले लें। बोलो, एक ही तरीका है। दो वायर आप ले लें, एक वायर से इसको बैटरी से डायरेक्ट जोड़ दें, एक वायर से इसको बैटरी से डायरेक्ट जोड़ दें, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं। तो हर मतलब दो बल्ब को अगर आप सर्किट डायग्राम में बनाना चाहते हैं या वायर के थ्रू कनेक्ट करना चाहते हैं तो दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है जिसमें आप एक ही लाइन में सबको कनेक्ट कर दें, और एक ये तरीका है दो अलग अलग वायर यूज करें दोनों के लिए। एक में सिंगल वायर यूज कर रहे हैं, एक में अलग अलग वायर यूज कर रहे हैं। तो जिसमें सिंगल वायर यूज कर रहे हैं उसको हम सीरीज सर्किट बोलते हैं, और जिसमें हम अलग अलग वायर यूज कर रहे हैं उसको हम क्या बोल रहे हैं, पैरेलल सर्किट। ध्यान दीजिए कि सिंगल वायर अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहां से जो एंड है, दोनों जो बल्ब हैं वो दोनों बल्ब कलेक्टिवली बैटरी के दो एंड से जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पे दोनों बल्ब इंडिविजुअली दोनों एंड से जुड़े हुए हैं। बोलो, ये बात समझ में आई? ये लाइन फिर रिपीट कर दीजिए सर, रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये लाइन कर रहा हूँ, रिपीट कर एक सेकंड। देखो, एक चीज समझो यहाँ पे ध्यान से। आप अगर हम इसको एक चीज समझें कि ये आपका जो बैटरी लगी हुई है, इसको आप समझ लीजिए ये प्रेशर पंप लगा हुआ है, ठीक है। ये एक प्रेशर पंप है, मान लो पानी निकल रहा है यहाँ से। ये बल्ब नहीं हो गए, घर हो गए। मान लो ये होम 1 है और ये होम 2 है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है। यहां से पानी निकला, पानी का प्रेशर आया, इस घर में गया, इस घर में गया। दोनों घर में सेम प्रेशर जाएगा क्या? नो सर। ये पहले रास्ते में पड़ गया वो थोड़ा ज्यादा ले लेगा, कहने का मतलब ये। यहां पे देखिए, यहां से प्रेशर निकला, इस घर में गया, यहां से निकला, इस घर में गया। दोनों में प्रेशर सेम जाएगा, अलग जाएगा? सर सेम जाएगा। सेम जाएगा। सर सेम जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही अरे इसलिए क्योंकि दोनों इंडिविजुअल है, कनेक्टेड है ना भाई। यहां से तो एक ये सर्टेन अमाउंट में प्रेशर निकाल रहा है ना भाई। यहां से ये मान लीजिए पंप है, ये सर्टेन अमाउंट का प्रेशर निकाल रहा है यहां से। तो यहां से जो प्रेशर निकाल रहा है, तो जितने पाइप इससे कनेक्ट करेंगे उन सब में बराबर प्रेशर जाएगा ना, अगर एंड पे कनेक्टेड है तो यहां से सेम अमाउंट का प्रेशर निकल रहा है। तो सेम अमाउंट का निकल रहा है, तो आप यहां पे लाके जो भी लाइन कनेक्ट करेंगे, पाइप कनेक्ट करेंगे, उसमें से उतना प्रेशर मिलेगा। लेकिन अगर आप बीच में दो कनेक्ट कर देंगे तो यहां से जो प्रेशर आ रहा था वो एक घर में भी चला गया, और वही प्रेशर दूसरे घर में भी जाना है, तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? जैसे पानी की टंकी से समझ सकते हो ना, पानी की टंकी से डायरेक्ट कनेक्शन किसी के पास आया हुआ है, और सोचो एक घर में गया और फिर उस घर से आपके घर में आया है, तो ऑटोमेटिकली फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा? सर आ रहा है। हाँ, तो समझ आ गया। हाँ, तो ये चीज बेटा क्या है कि जब आप इस तरह कनेक्ट करते हैं कि हर एक अप्लायंस, हर एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस है ना, इसको हमने बोला था ना, रेजिस्टेंस आपका पंखा कुछ भी हो सकता है। हर एक रेजिस्टेंस का एंड इंडिपेंडेंटली जब बैटरी से जुड़ता है तो उसको बोलते हैं पैरेलल सर्किट। और ये पैरेलल दिख भी रहा है ना आपको, देखने में भी पैरेलल लग रहे हैं ऊपर नीचे, है ना। और जब वो इंडिपेंडेंटली नहीं जुड़ा है, यानी एक एंड तो इंडिपेंडेंटली जुड़ा है लेकिन दूसरा एंड शेयर कर रहे हैं, वो बोलो शेयर कर रहे हैं ना दूसरे से। इसका एक एंड एक बैटरी से दूसरे से शेयर्ड है, अभी दो के बीच शेयर्ड है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसे जब एक लाइन में आप एक ही वायर से बहुत सारी चीजों को कनेक्ट कर देते हैं तो उसको बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। जैसे आपने दीपावली में देखा होगा, बहुत सारी झालर लगी होती है ना, शादियों में भी, तो उसमें बल्ब लगे होते हैं ना, 1 बाय 1 तो एक एंड एक साथ एक ही वायर यूज करके सबको कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सबके लिए अलग अलग वायर यूज कर रहे हैं, इसीलिए सबके एंड इंडिपेंडेंटली सोर्स से जुड़े हुए हैं। तो जब इंडिपेंडेंटली सोर्स से जुड़ा होगा कोई भी रेजिस्टेंस अलग अलग, तो उसको पैरेलल सर्किट बोलेंगे। और जब एक ही वायर में सब कनेक्टेड है, शेयर कर रहे हैं, एक ही वायर को बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं, तो उसको बोलेंगे सीरीज सर्किट। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हाँ बताओ सर सीरीज सर्किट में ऐसा होगा क्या कि पहले बल्ब में ज्यादा लाइट आएगी और दूसरे में कम? अभी ये कंसर्न नहीं है, मतलब अभी ये है कि दोनों मॉडल समझ में आने चाहिए।
किसमें ज्यादा आ रही है, किसमें कम आ रही है, तो भी हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी हमें ये मॉडल समझ में आ गया ना, सीरीज कहते किसको हैं एक्चुअली। अदरवाइज हम सर्किट डायग्राम सॉल्व नहीं कर पाएंगे ना, अगर हमें यही पता नहीं है सीरीज किसको कहते हैं। तो हमें ये पता चल गया सीरीज किसको कहते हैं, पैरेलल किसको कहते हैं। फिर अभी हम आगे देखेंगे कि पैरेलल में रेजिस्टेंस क्या होती है, करंट कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है, यानी प्रेशर जिसको हम यहाँ बोल रहे थे, ये सब चीजें हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दो मॉडल आपके सामने बने हुए हैं, ये दोनों ही मॉडल एक जैसे हैं या कोई डिफरेंस है इनके अंदर? बेसिक क्या बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर कोई? सर ये दूसरा वाला मॉडल एक ही वायर से कनेक्ट है, बस ऊपर नीचे। हम जो पूछ रहे हैं उस सवाल का आंसर दो। क्या इन दोनों मॉडल में कोई बेसिक डिफरेंस है या ये बेसिकली एक जैसे हैं? सर एक ही जैसे हैं। एक जैसे हैं। बिल्कुल सही जवाब, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही पैरेलल सर्किट हैं। किस बेसिस पे पैरेलल में हमने पढ़ा है कि दोनों के इंडिपेंडेंट एंड जो है वो बैटरी के एंड से जुड़े होंगे। अब बैटरी का एंड यहाँ पे छोटा सा है, यहाँ पे थोड़ा लंबा कर दिया हमने, बस यही तो हुआ है ना। ये देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दिया है, तो ये भी इंडिपेंडेंटली बैटरी के एंड से जुड़ा है, ये भी इंडिपेंडेंटली बैटरी के एंड से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे भी वही हाल है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सेम है यहाँ पे दोनों का, दोनों एंड इंडिपेंडेंटली बैटरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसको बोलेंगे पैरेलल सर्किट, तो दोनों सेम है। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये सीरीज सर्किट है, आपको दिख रहा है साफ साफ। अब एक बात बताइए, सीरीज में अगर यहां से करंट जा रही है और सपोज करो ये बल्ब का फिलामेंट फ्यूज हो जाता है, तो ये बल्ब का जब फिलामेंट फ्यूज हो जाएगा तो सर्किट ओपन हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। अब सर्किट ओपन हो गया तो फिर तो करंट नहीं आगे जाएगी आगे, सोर्स टूट गया ना यहाँ पे। अब यहाँ से करंट सपोज करो ऐसे जा रही थी, फिलामेंट से होके जाना था, अब यहाँ फिलामेंट गया टूट, अब ये देखो बीच में गैप आ गया ना यहाँ पे। अब ये गैप आ गया, करंट तो आगे जाएगी नहीं, करंट आगे नहीं जाएगी तो इनको भी क्या होना पड़ेगा, बंद हो जाएंगे ये। इसका मतलब ये है कि जब आप सीरीज में कोई चीज लगाते हैं तो एक अप्लायंस खराब हुआ तो दूसरे में भी करंट नहीं जाएगी। सर हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था जैसे कि आपने दिवाली वाली लाइट्स का एग्जांपल दिया था, तो सर वो भी सीरीज सर्किट में होती हैं। हाँ तो लेकिन सर वो पूरी लाइन बंद हो जाती है, अगर कोई एक बल्ब भी गया बीच से तो उससे पूरी लाइन होती है लड़ी की, वो लाइन बुझ जाती है। ध्यान दो, कभी तुमने देखा हो अगर वो सीरीज में है तो। अगर पैरेलल में लगाया गया तो नहीं होगी। बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है, क्योंकि हमने देखा ना कि आगे करंट जाएगी कैसे ना, सर्किट तो ओपन हो गया, ओपन सर्किट में करंट कहाँ, जब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। क्लियर है? चलें आगे। तो सीरीज का एक नुकसान ये है कि करंट अगर एक अप्लायंस खराब तो फिर आगे करंट बंद। ठीक है, तो दूसरा बल्ब आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। सर्किट ओपन हो जाएगा, करंट फ्लो रुक जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए आपकी करंट ये इधर से जा रही है, यहाँ पे क्या होगा, ये बल्ब मान लो फ्यूज हो गया, तो क्या सर्किट क्लोज रहेगा अभी भी या ओपन हो जाएगा पूरा? क्लोज रहेगा। सर्किट क्लोज रहेगा। देखो करंट यहाँ गई, अब करंट के पास दो रास्ते हैं ना, एक रास्ता ऊपर जाने का, एक रास्ता नीचे जाने का है। करंट यहाँ पहुंची, ये आई करंट थी, अब करंट यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगी ना, एक करंट ऊपर चली जाएगी मान लो I1, एक करंट I2 नीचे चली जाएगी। अब ऊपर वाली करंट के पाथ में तो कोई रुकावट नहीं है, वो ऐसे ऐसे होती हुई यहाँ देखिए ऐसे निकल आएगी ना, पूरा सर्किट क्लोज है ऊपर का। तो अगर ये फ्यूज भी हो गया सपोज करो, तो ये वाली करंट ब्लॉक हो जाएगी ना यहाँ पे, ये आगे नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन वो क्यों नहीं बढ़ेगी? उसके रास्ते में तो कोई रुकावट नहीं है ना। समझ में आ गई बात? अरे क्या हो रहा है भाई? हाँ बोलिए सर। ऐसा नहीं होगा कि मतलब जो I1 और I2 करंट है, अगर I2 वाले पाथ में अगर बल्ब फ्यूज्ड है सर, तो I2 जो करंट है वो भी I1 के साथ मर्ज होके मतलब फुल I करंट एक साथ जाए? क्या हो रहा है? अपना जो घर पे अप्लायंस है उसको तो बंद करिए आप, मतलब उसका माइक भी तुम लोग खोले रहते हो, इधर से माइक में भी बोल रहे हो, ये क्या हो रहा है? किसका था ये? हाँ यहाँ पे क्या बोल रहे हो, ये I2 कहाँ जाएगा? इससे I1 से मर्ज हो जाएगा, ये कह रहा हूं ना। अगर ये वर्किंग कंडीशन में होता तो ये I1 आगे जाके यहाँ पे मर्ज हो जाता, निकल आता, बिल्कुल मर्ज हो जाता, क्योंकि I जितना जा रहा है उतना I यहाँ बाहर निकलेगा, इधर से ये I1 आएगा, इधर से ये I2 जाएगा। लेकिन अगर ये फ्यूज हो गया तो फिर इधर वाली करंट आगे जाएगी कैसे?
नहीं जाएगी ना। तो I2 वाले करंट का क्या होगा? फिर तो यही वाला पूरा सर्किट पूरा करेगा जितनी भी करंट इसमें जा रही होगी। यहाँ पे समझाने का मकसद ये है कि अगर एक अप्लायंस पैरेलल सर्किट में फ्यूज हो जाता है तो उस पर दूसरे पे कोई असर नहीं पड़ता है। यहाँ पे करंट के बारे में भी कुछ नहीं समझाया जा रहा है कि इधर से कितनी जाएगी उधर से कितनी निकलेगी। ठीक है, क्लियर है? ये देखिए ठीक इस तरह से, तो ये ऊपर वाला पाथ बिल्कुल क्लियर है और करंट आपकी पूरा सर्किट पूरा कर लेगी। ठीक है, तो घर पे बताइए कौन सा हमारे घरों पे जो पूरा सर्किट बना होता है, यानी जो हमारे घर पे अप्लायंसेस लगे होते हैं वो कैसे लगे होते होंगे? क्या एक पंखा खराब हो गया, पूरे घर के सारे अप्लायंस बंद हो गए। अगर सीरीज में लगाएंगे तो सब बंद रहेंगे जब तक पंखा सही नहीं कराएंगे आप। तो ये घर में नहीं होता है। घर में हम सब जानते हैं कि हम कैसा यूज करते हैं, पैरेलल यूज करते हैं, एक दूसरे से सब इंडिपेंडेंट रहते हैं। एक डिवाइस अगर फेल हुई गई तो सीरीज में क्या होगा, सारी चीजें काम करना बंद कर देंगी। पैरेलल में क्या होगा, अदर डिवाइसेस स्टिल विल बी वर्किंग। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से करंट फ्लो कैसा होता है, बहुत ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्या होगा, सीरीज सर्किट में पहले देखते हैं। देखिए करंट यहाँ से निकली है, ठीक है, और ये करंट आई करंट इसमें भी जा रही है, आई इसमें भी जा रही है। इसका मतलब सीरीज में करंट सेम है। ठीक है, सीरीज में जितनी करंट पहले बल्ब में जाएगी उतनी ही दूसरे बल्ब में जाएगी, करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो सारी डिवाइसेस सीरीज में कैसा करंट लेंगी, सेम करंट। इस बात को याद रखिएगा, सीरीज कनेक्शन में सारी डिवाइसेस सेम करंट लेंगी। ठीक है बेटा, पैरेलल में आ जाते हैं। पैरेलल में क्या होगा, देखिए करंट यहां से निकली, अब उसके पास दो रास्ते हैं ना, यहाँ पे यहाँ आके जंक्शन हो गया, खड़ी हो गई। अब दो रास्ते हैं तो दोनों में क्या होगा, स्प्लिट हो जाएगी। भाई जो करंट है वो क्या हो जाएगी, दोनों में स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट हो जाएगी तो थोड़ा ऊपर चली जाएगी और फिर वापस आके फिर यहाँ पे कंबाइन हो जाएगी। ठीक है, कंबाइन होके जितनी करंट, जैसे आई करंट थी, I1 इसमें गई, I2 इसमें गई। यार क्या हो गया भाई, क्या कोई आउटसाइड सर इसका मतलब क्या पूछ रहे थे, बोलो। सर मैं ये कह रहा था सर, जैसे कि सर दोनों पैरेलल और सीरीज सर्किट में सर, तो जैसे बैटरी कंजम्पशन जो होता है वो दोनों एक ही टाइम पे खत्म होंगे कि अलग अलग टाइम पे खत्म होंगे? जैसे पैरेलल में ज्यादा जल्दी खत्म होगा, कुछ ऐसा टाइप का। बैटरी कंजम्पशन एक ही टाइम में खत्म होगा या अलग अलग टाइम में खत्म होगा? यस सर। अरे बेटा ये तो भी हम आगे देखेंगे ना, अभी सिर्फ ये समझिए करंट के रिगार्डिंग बात समझिए। बैटरी कंजम्पशन अभी हम देखेंगे आगे कि पोटेंशियल कैसा रहता है दोनों में। अगर पोटेंशियल दोनों में अलग अलग रहेगा तब ये बात आएगी ना, वैलिड होगी। पहले भी हम ये देखें कि करंट दोनों में कैसा जा रहा है। करंट समझ में आ रहा है, सेम जा रहा है? यस सर, वो समझ गया। करंट दोनों में सेम जा रहा है। अब ये I1 I2 करंट जो यहाँ ब्रेक हुआ था वो वापस से आके यहाँ पे मर्ज हो जाएगा फिर से। ठीक है, रिकंबाइन हो जाएगा और फिर ये आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सीरीज सर्किट में करंट स्प्लिट नहीं होता है, पैरेलल में करंट दो में स्प्लिट हो जाता है, जैसे भी हमने यहाँ पे देखा। तो पैरेलल में करंट जो निकल के आएगा वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के करंट का सम कर देंगे आप, सीधा सीधा सिंपल सम कर देंगे, वो निकल आएगा। तो पैरेलल में हमने क्या देखा, करंट गेट्स डिवाइडेड। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज और देखिए, यहाँ पे देखिए करंट यहाँ पे ये निकला आपका और दोनों में सेम गए, जैसे भी हमने आगे देखा था। वोल्टेज के बारे में देखते हैं ध्यान से। पहले वोल्टेज में क्या है, अगर आप पैरेलल में चीजों को लगाते हैं तो आपको हमने अभी पीछे बताया था कि दोनों एंड्स यहाँ पे देखिए कनेक्टेड है ना, इस बल्ब के भी दोनों एंड इससे कनेक्टेड है, इस बल्ब के भी दोनों एंड, तो प्रेशर सेम है ना, प्रेशर सेम है। और प्रेशर सेम है तो प्रेशर को ही हम इलेक्ट्रिसिटी वाले कॉन्सेप्ट में क्या बोलते हैं, वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज प्रेशर ही तो है, ठीक है, जो किसको पुश कर रहा है मूव करने के लिए आगे, इलेक्ट्रॉन्स को या करंट को बोल लीजिए। तो इन दोनों पैरेलल केस में आपको क्या लगता है, वोल्टेज सेम रहेगा या अलग अलग रहेगा? दोनों का, दोनों बल्ब का सेम रहेगा? सेम रहेगा। हाँ, क्योंकि दोनों के एंड इंडिपेंडेंटली किससे जुड़े हुए हैं, मेन सोर्स से जुड़े हुए हैं, तो सेम प्रेशर सबको मिलेगा। ठीक है, तो दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल होगा वो वही होगा जो यहाँ पे होगा। ठीक है, क्लियर है? मान लीजिए जैसे यहाँ पे समझने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये 1.5 वोल्ट की अगर बैटरी है तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा आपको, ये 1.5 वोल्ट, और यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तभी तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, 1.5 वोल्ट तो आएगा। तो ये इधर से मूव करना स्टार्ट करेंगे। अब हर एक में, इसमें भी 1.5 वोल्ट होगा और इसमें भी 1.5 वोल्ट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सीरीज सर्किट में क्या होगा, सीरीज में वोल्टेज बताइए, सीरीज में भी सेम रहेगा क्या? भाई सीरीज में क्या हो रहा है, सीरीज में शेयर कर रहे हैं ना, सेम वायर से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वोल्टेज सेम हो सकता है क्या? अलग अलग होगा, डिवाइड होगा वोल्टेज, कुछ वोल्टेज इसको मिलेगा, कुछ वोल्टेज इसको, कुछ प्रेशर इसको मिलेगा, कुछ प्रेशर इसको मिलेगा। ठीक है, तो सीरीज में वोल्टेज आपका डिवाइड हो जाता है। करंट कहाँ डिवाइड होती है, अभी देखा पीछे,
करंट कहाँ डिवाइड पैरेलल में डिवाइड होता है, दो रास्ते मिलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज आपका डिवाइड हो गया, मान लेते हैं टोटल वोल्टेज जो बैटरी का था वो V है, अगर वो डिवाइड होके इसमें V1 V2 जा रहा है, तीन एंड्स मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, तो AB एंड्स पे जो वोल्टेज होगा वो BC से अलग होगा, ठीक है। और इन दोनों का सम अगर आप निकालते हैं तो वो AC के बराबर आएगा। बोलो ये बात समझ में आई? AB यस सर। BC का जो वोल्टेज है वो अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का सम हमेशा किसके बराबर होगा? AC के। क्यों? क्योंकि AC का वही वोल्टेज है ना जो बैटरी का है, सेम है ना, वही एंड्स है वहां पे ऊपर जाके, तो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ पे सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, सॉरी सीरीज में हाँ वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बोलो ये डायग्राम समझ में आ रहा है? क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस इसको याद रखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीरीज में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी और सॉरी सीरीज में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होगा और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट होगी। आगे चलते हैं सीरीज सर्किट के बारे में। series current is same. क्या क्या बेटा फिर से बोलो। So in series circuit current is not divided. सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगी, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा, करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। Yes sir. अब यहाँ देखिए कितना हो जाता है, जरा ये भी देखते हैं। अब देखिए दो एंड्स को हमने लिया, यहाँ से करंट निकली, ठीक है। करंट तो आपको पता है सेम ही जाएगी दोनों में, करंट में तो कोई दिक्कत नहीं होती सीरीज में, ठीक है, सेम करंट होती है। वोल्टेज अलग अलग होगा V1 V2, ठीक है। पैरेलल में क्या देखा हमने, करंट निकली I और डिवाइड होके I1 प्लस I2 हो गई, वोल्टेज सेम रहा, ठीक है, करंट अलग अलग हो गई I1 प्लस I2, ठीक है। बोलो इतना सबको समझ में आया? कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यस सर, सब समझ में। समझ गए, ठीक है। चलिए अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी पढ़ लेते हैं। हम कैसे रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज सर्किट में हम कैसे निकालते हैं? देखिए मान लीजिए अगर आप किसी सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, उसमें पहले से कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है लेकिन आप चाहते हैं कि उसकी रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं, कोई काम है आपको, तो आप रेजिस्टेंस बढ़ा कैसे सकते हैं? आप और रेजिस्टर ऐड कर दीजिए, बढ़ जाएगी, है ना भाई। रेजिस्टेंस को सीरीज में ऐड कर दीजिए तो रेजिस्टेंस आपकी इंक्रीज कर जाएगी। जैसे यहाँ देखिए ये एक आपकी बैटरी है, ठीक है, इस बैटरी में दो रेजिस्टर लगे हुए हैं, ठीक है, R1 R2, या दोनों R1 लिख दिया इन्होंने, R1 R2 दो आपके रजिस्टर लगे हुए हैं मान लीजिए। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को हटाकर अगर आप सिंगल रजिस्टर यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो आपको रजिस्टर यूज करना पड़ेगा वो इन दोनों का इक्विवेलेंट होना चाहिए। बोलो यस अगर आप सर। दो नहीं यूज करना चाहते हैं, एक ही यूज करना चाहते हैं लेकिन उस मैग्नीट्यूड वही रखना चाहते हैं, आपको स्ट्रेंथ वही चाहिए, तो आपको उसका इक्विवेलेंट वहां पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे सीरीज में? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप मल्टीपल रेजिस्टर्स को हटाकर उसकी जगह एक सिंगल लगाना चाहते हैं और स्ट्रेंथ उतनी ही रखना चाहते हैं तो आपको इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? आप तो दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए, R1 प्लस R2, वो उस स्ट्रेंथ का रजिस्टर आप वहां पे लगा दीजिए, उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट रजिस्टर, ठीक है। तो यानी सीरीज में अगर आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज कर देना, मतलब ऐड कर देना है रेजिस्टर्स को। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाया था। मैं कह रहा हूं जैसे ये आपका एक सर्किट है, तो इस सर्किट में आपके दो रजिस्टर लगे हुए हैं R1 R2, ये देखिए लगे हुए हैं R1 R2। आप चाहते हैं कि एक ऐसा सर्किट होना चाहिए जिसमें ये दो की बजाय एक ही रजिस्टर से काम चल जाए और जितना ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं उतना ही वो भी करे। भाई दो नहीं चाहते आप, उसको छोटा कर देना चाहते, कंसाइज बनाना चाहते हैं सर्किट को, ठीक है। तो सर्किट को अगर आप कंसाइज बनाना चाहते हैं तो आप चाहेंगे कि छोटा रेजिस्टर से काम चल जाए लेकिन उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही हो, तो आप क्या करेंगे? इन दोनों को सम कर देंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ जो नया रेजिस्टर आप बनाना चाह रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी जो इन दोनों की रेजिस्टेंस के बराबर आ जाए, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है, जो स्ट्रेंथ है, वो इन दोनों के कलेक्टिव स्ट्रेंथ के बराबर हो जाए। तो आप कैसे निकालेंगे नए रजिस्टर की स्ट्रेंथ? इन दोनों को सिंपली ऐड कर दीजिए। अगर ये सीरीज में लगे हैं, ठीक है, सीरीज की बात हो रही है ना, सीरीज में लगे हुए हैं, तो अगर दो या दो से ज्यादा रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और उनको हटाकर आपको एक सिंगल रजिस्टर बनाना है, तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नहीं पता होगी तो आप कैसे बनाएंगे? तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप? कि जितने एक सिंगल रजिस्टर लगे हुए हैं सबको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। R1 R2 दो लगे थे, दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करके जो वैल्यू आ गई वही इक्विवेलेंट, उतनी ही वैल्यू का एक सिंगल रेजिस्टेंस आप बना लीजिए, रजिस्टर बना लीजिए और उसको सर्किट में लगा देंगे तो वो वही काम करेगा जो ये दोनों मिलके कर रहे थे। क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक है।
आगे चलते हैं। अब ये तो था कि रेजिस्टेंस को आपको बढ़ाना चाहते हैं आप। अगर मान लीजिए किसी सर्किट की रेजिस्टेंस को आप कम करना चाहते हैं तो कैसे कम कर सकते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, एक सर्किट है उसमें 3 रजिस्टर लगे हुए हैं, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। अब इन तीनों रजिस्टर का जो आपका क्या बोलते हैं ओवरऑल आपको जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, अगर आप उस रेजिस्टेंस को 1 ओम से कम घटाकर 0.5 ओम करना चाहते हैं, ये तीनों रजिस्टर कितने के हैं? 1 ओम 1 ओम 1 ओम के हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये कितना इफेक्ट कितना प्रोड्यूस करें? 0.5 ओम का इफेक्ट प्रोड्यूस करें, या इनकी रेजिस्टेंस घट के आधी हो जाए, कहने का मतलब ये है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब देखिए ध्यान से, ये आप पैरेलल कनेक्शन में कर सकते हैं, यानी इन रेजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल कनेक्शन में लगा दें तो कलेक्टिव जो आपकी इनकी स्ट्रेंथ होगी, वो रिजल्टेंट स्ट्रेंथ वो घट जाएगी। तो पैरेलल सर्किट में अगर आप रेजिस्टर्स को लगाते हैं, देखिए ध्यान से, पैरेलल सर्किट में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है, बोलिए दोनों में सेम जाएगा वोल्टेज, पहले रजिस्टर में भी और दूसरे रजिस्टर में भी। R1 R2 अगर आप पैरेलल में लगा देते हैं तो क्या होगा? जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस घट जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो चलिए लगा के देखते हैं, क्योंकि करंट फ्लो आपको पता है कैसे होता है इसमें। यहाँ देखिए ये V वोल्ट की बैटरी हमने प्रोवाइड की, यहाँ से करंट जा रही है, आपको पता है करंट यहाँ जाकर डिवाइड हो जाती है, ठीक है। कुछ करंट A और B के बीच में डिवाइड हो जाएगी, I जा रही है तो ऊपर जाएगी I1, नीचे जाएगी आपकी I2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, I1 प्लस I2 अगर आपको निकालना है तो किसके बराबर होगी? I के बराबर होगी ना? Yes, sir. हाँ, तो अगर आप I1 प्लस I2 निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे आप, वो देखते हैं हम लोग। वो I के बराबर होगी तो पता है, सिंपली पता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, ओम्स लॉ हम सबने पढ़ा हुआ है, बताइए ओम्स लॉ पता है हम लोग को क्या होता है ओम्स लॉ? अगर हम हर एक रजिस्टर में कितनी करंट जा रही है पता करना चाहते हैं तो कैसे पता कर सकते हैं? ओम्स लॉ से अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ। V इज इक्वल टू I1 R1 जाएगी, बताइए पहले वाले में। Yes, sir. Yes, sir. में कितनी जाएगी? पहली वाली I1 निकाल ली हमने V अपॉन R1 से, दूसरे में कितनी जाएगी? I2 R2। हाँ, यहाँ से I2 निकाल लो, I1 I2 पता चल गया हमको। यस सर। I1 I2 पता चल गया हमको, तो I निकाल सकते हैं हम, इसमें वैल्यू रख देते हैं। ये कुछ गड़बड़ हो गया है यहाँ पे, वैल्यू इसमें रखनी है आपको, I1 प्लस I2 इक्वल टू I में। तो अब दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ चली जाएगी और ये I2 की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। तो जब वैल्यू रखेंगे तो क्या मिलने वाला है हमको, चलिए देखते हैं ये क्या बन के आ रहा है। ये देखिए ये आएगा ना कुछ, बोलो यही आएगा। अरे भाई I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I था, तो I1 की वैल्यू क्या आ रही थी? V अपॉन R1 था, प्लस इसकी वैल्यू क्या थी? V अपॉन R2 थी, बोलो। और I की वैल्यू क्या थी? V अपॉन R। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग? So 1 upon R is equal to 1. सही लिखा है हमने, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा V कैंसिल हो जाएगा सबका, तो फाइनली आपके पास आएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये बात समझ में आई? ये गलत लिखा हुआ है इनका, ये R होगा यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। ये समझो ऊपर से यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, फॉन्ट में फॉन्ट मिसिंग है शायद। ये समझ में आ रहा है? 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस R2। Yes, sir. यानी हाँ, अगर एक सेकेंड, अगर हम रेजिस्टेंस को ये चाहते हैं कि हम रेजिस्टेंस जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे 1 ओम की रेजिस्टेंस यूज कर रहे थे, अगर उनको आप तीनों को सीरीज में यूज करते तो आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितनी मिलती? 3 ओम। तीनों ऐड हो जाते हैं ना डायरेक्टली, बोलो। यस तीनों ऐड हो जाते हैं ना, इसमें कौन सी भाई 3 ओम की 3 रेजिस्टेंसेस थी यहाँ पे, ध्यान से सुनो। हो गया क्या? कितना टाइम हो गया? बस आ रहे हैं 5 मिनट। देखो 3 रेजिस्टेंसेस थी, 1 ओम 1 ओम 1 ओम। आपसे कहा गया है कि इनको इस तरह से यूज करना है सर्किट में कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आए वो 0.5 ओम की आए, यानी इन सब की जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उससे भी छोटी आए। अब आपके पास 2 तरीके हैं यूज करने के, एक सीरीज मेथड है, एक पैरेलल मेथड है ना? 2 तरीके हैं ना यूज करने के। अब बताओ अगर इनको सीरीज में लगा दोगे तो सीरीज में भी हमने देखा था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो जाती है ना? Yes, sir. हो
हो जाती है, तो डायरेक्टली ऐड होके कितना दे देंगे आपको 3 ओम। 3 ओम तो बढ़ गई, बहुत ज्यादा हो गई। हमसे क्या कहा गया था कि रेजिस्टेंस ऐसे लगाओ इनको कि इनकी रेजिस्टेंस क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, बहुत कम हो जाए, बल्कि 0.5 ओम हो जाए। तो हम सीरीज में तो ये चीज नहीं हासिल कर सकते ना, सीरीज में तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। हम क्या करेंगे बताइए, क्या कर सकते हैं? पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल। तो हमने जब पैरेलल में लगाया, तो पैरेलल में लगाने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है वो है 1/r = 1/r1 + 1/r2। ये 2 के लिए है, 3 में जाएंगे तो 1/r3 1/r4 आगे चला जाएगा। तो अब आपको साफ दिख रहा है कि इन सब का अगर आप रेसिप्रोकल लेने जाएंगे, जब इन सब का रेसिप्रोकल आप लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बताइए? 1/3r। हाँ, तो 1/r तो 0.3 ओम। 1/1 + 1/1, तो 1/r will be equal to 3, तो r इक्वल टू कितना आ गया 1/3। ये देखिए मिल गई ना, काफी छोटी मिल गई हमको, 1 से भी छोटा वैल्यू मिल गई हमको यहाँ पे। तो जो रेजिस्टेंस हम अचीव करना चाहते हैं वो हम पैरेलल में कर सकते हैं। पैरेलल में रेजिस्टेंसेस क्या हो जाती हैं, उनकी इफेक्टिव मतलब जो कलेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, वो कम हो जाती है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, वहां सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी बड़ी आएगी, क्योंकि सबको सीधा सीधा ऐड कर दे रहे हैं आप। तो बस इतना ही समझना है यहाँ पे कि अगर आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है, ठीक है, गिर जाती है, बल्कि सबसे छोटी वाली इंडिविजुअल से भी कम हो जाती है। और अगर आप सीरीज यूज करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी से भी बड़ी आएगी, क्योंकि डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं ना आप। ठीक है, क्लियर है, समझ गए? यस सर। तो ये देखिए, अगर तो इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है और उस पैरेलल कॉम्बिनेशन में 3-4 रेजिस्टेंसेस अलग अलग लगी हुई हैं, आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इन सबको हटाओ और इनको हटाकर एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दो सिंगल। हमको इतना बड़ा सर्किट डायग्राम नहीं चाहिए, सर्किट को हमें छोटा करना है। तो आप उसका इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सीरीज में तो कैसे निकालते थे, डायरेक्ट ऐड कर देते थे, लेकिन अगर पैरेलल में सब अलग अलग लगी हुई हैं तो उसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, तब तो वो जो नया बनेगा उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सही सही आए जितनी ये अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबका ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर है? क्योंकि यहाँ यस सर। सारे मिलकर जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं वो बहुत कम है, जबकि सीरीज में बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां पे एडिशन में अलग तरह से हो रहा था। हाँ बोलो जल्दी। सर ये रेजिस्टेंस कहीं भी लगा सकते हैं क्या? सर रेजिस्टेंस सर्किट में कहीं भी लगा सकते हैं। क्या बेटा क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। सर जैसे कि एक सर्किट है तो उसमें हम लोग रेजिस्टेंस के स्पेसिफिक पॉइंट पे लगा सकते हैं कि कहीं भी लगा सकते हैं सर्किट में? किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस लगा सकते हैं सर रेजिस्टर्स जो रहते हैं ना, तुम्हारी पहले अपना घर में जो भी ऑन है उसको बंद करो ना, आवाज कैसे आएगी सही बताओ। सर मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा, वो बैकग्राउंड और नॉइज आ रही है। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे उसको, फिर आगे चलते हैं। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको? कैसे आया? यस सर। Yes, sir. So please re-explain this part. ये वाला पार्ट Yes, sir. देखो, हमने क्या किया था, हर एक देखो यहाँ से करंट निकली, पैरेलल सर्किट में यहाँ से करंट निकली, और हर एक सर्किट में इसमें I1 करंट गई, इसमें I2 करंट गई, इसमें R1 रेजिस्टेंस था, इसमें I2 रेजिस्टेंस था। हम एक ऐसा सर्किट बनाना चाहते हैं जिसमें इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हटाकर एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज करना चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे जो इक्विवेलेंट इफेक्ट इन दोनों से क्रिएट हो रहा था, कलेक्टिव इफेक्ट, उसको लूज भी नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं ये सिंगल भी इन दोनों के बराबर काम करे। तो इसके लिए हमको पहले पता करना पड़ेगा ये दोनों अलग अलग कितना काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ कैसा रिलेशन बनाएंगे। तो हमने क्या किया, एक करंट यहां से निकाली, इसमें I1 करंट गई, इसमें I2 गई, और दोनों में हमने ओम्स लॉ लगाया। एक चीज हम जानते हैं कि दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है ना, V यहाँ पे है, V यहाँ पे भी है। Yes, sir. हमने दोनों में, इसमें जब ओम्स लॉ लगाया तो ओम्स लॉ क्या निकल के आ रहा है, I1 R1, और यहाँ से I क्या वैल्यू क्या निकल के आई आपकी, V/R1, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नीचे वाले में ओम्स लॉ लगाइए तो क्या आएगा, V = I2 R2, तो यहां से I2 की वैल्यू क्या निकल आई, V/R2। ये दो वैल्यू आ गई ना I1 I2 की। Yes, हम एक फॉर्मूला जानते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने I1 I2 की वैल्यू क्यों ली, क्योंकि ये जो जहां पे आप ये इक्विवेलेंट लगा रहे हैं, यहाँ पे करंट आए ही जाएगा ना, इसके अंदर से डिवाइड तो नहीं होगा ना इसमें करंट, भाई यहाँ करंट डिवाइड नहीं होगा। तो आप Yes, करंट की वैल्यू I निकालना चाहते हैं, तो I कैसे निकालेंगे आप, I1 + I2 से। तो I1 की वैल्यू क्या मिल रही है हमें यहाँ पे, I1 की वैल्यू है V/R1 + V/R2, और इस I की जगह पे भी हम रख सकते हैं V/R, कर सकते हैं।
यहां से हमें मिल गया ना फॉर्मूला इक्विवेलेंट उस रेजिस्टेंस का। भाई यहां से इस फॉर्मूले से हमने आई की वैल्यू यहां रख दी निकाल के, हाँ यहाँ आर इक्विवेलेंट लिख देते हैं। भाई ये वाला आई और ये I1 I2 बराबर होंगे ना, करंट तो बराबर होगा ना, वी थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं आप, करंट सेम रहेगा। तो आपने यहाँ की करंट और यहाँ की करंट को इक्वेट कर दिया। जैसे ही इक्वेट किया आपको दोनों की रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल गया कि आर इक्विवेलेंट कितना होगा। देखिए यहाँ से वी कैंसिल हो गया, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू हो जाएगा 1/R1 + 1/R2। अब 2 से ज्यादा होंगी तो और ऐड कर दीजिए। समझ में आया आप? यस सर। बेसिकली क्या किया है, इसको हटाकर जो एक छोटा सर्किट आप लाना चाह रहे हैं उसकी रेजिस्टेंस या उसके अंदर जो करंट जा रही है और इन दोनों में जो करंट जा रही है, दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अगर दोनों को इक्वेट करेंगे ओम्स को अप्लाई करते हुए तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। ऐसे ही निकाला है ना, करंट को बराबर कर दिया है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये हाँ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे गड़बड़ होती है। ये रेसिप्रोकल रहता है पैरेलल में, 1/R इक्विवेलेंट है। सीरीज में क्या रहता है, सीरीज में ठीक उल्टा है, ये डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं। लेकिन पैरेलल में 1/R है तो सब 1/, में जाएंगे। ठीक है, तो ये गड़बड़ ज्यादातर लोग कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल ऑफ R इक्विवेलेंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विल बी इक्वल टू सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इसको R इक्विवेलेंट ना लिख दीजिएगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए दोनों 1 ओम के आपने लगा दिए। अब यहाँ पे करंट जाएगी तो इससे अगर आप R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो कितना आएगा, देखिए 0.5 ओम आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, तो पैरेलल में आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब दोनों के कंपैरिजन यहाँ पे देखिए, एक चीज और है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब यहाँ पे देखिए हमने अलग अलग रेजिस्टेंस लगाई है ना, R1 R2 R3, हम बहुत सारी सो ऑन करके बहुत सारी रेजिस्टेंसेस को अगर इसमें जोड़ना चाहते हैं तो अब देखिए क्या होगा। आपको करंट अगर निकालनी है तो करंट तो सबकी अलग अलग होगी, I1 + I2 + I3। ठीक है, इसी तरह से अगर इस फॉर्मूले में रखेंगे तो करंट I1 की वैल्यू V/R1, I2 की वैल्यू V/R2, ओम्स लॉ लगा के तो यहाँ तक V/Rn तक चली जाएगी। तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मूला आपके पास बनेगा। फाइनली ये फॉर्मूला आएगा ना, देखो ध्यान से। यस सर। ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए भी आप उसी ऑर्डर में आगे चलते चले जाइए और 1/Rn तक आप पहुंच जाएंगे। ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा। अगर n रेजिस्टेंसेस के लिए पूछता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर n रेजिस्टेंसेस लगी हैं तो आप बताइए कि आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपके लिए। अब बताइए, अगर एक और क्वेश्चन आता है कि बताइए सारी रेजिस्टेंसेस की वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R सबकी वैल्यू सेम, सबकी वैल्यू अगर सेम हो जाती है तो ध्यान रखिएगा सारी R1 R2 Rn सब R हैं, सबकी वैल्यू अगर सेम है, n टाइम्स तक आगे चले जाइए तो इसको निकालने तो के n ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। तो आप उसको n/R से निकाल देंगे। ठीक है, यस सर। लेकिन बस ध्यान R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n हो जाएगा। यहां से देखिए कन्वर्ट होके ये आपको यही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ये वाला। क्लियर है? लेकिन अगर सेम है तो अब देखिए इसको डायरेक्टली निकाल देंगे आप। अभी वो वाला फॉर्मूला लगाओ R इक्विवेलेंट में 2 ओम। R/n से कितनी जल्दी निकल आएगा ये, तो कितना आएगा, N3 है यहाँ पे तो 2 ओम आ जाएगा। अदरवाइज आप 1/, करेंगे तो थोड़ा टाइम भी लगेगा और कोई फायदा नहीं। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तभी, अगर इक्वल है तभी ये फॉर्मूला लगेगा। अगर इक्वल नहीं 1 2 3 दिए तो फॉर्मूला ना लगा दीजिएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस इक्वल है तो ये शॉर्टकट है, आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। अगर अनइक्वल है तो फिर आपको वही फॉर्मूला यूज करना है। सिर्फ ये फॉर्मूला आपका इक्वल के लिए है। ठीक है, अनइक्वल में इसको यूज नहीं करना है। तो चलिए कुछ कंपैरिजन कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट ध्यान से देखिए। पहला क्या है, सीरीज में रेजिस्टेंस टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंक्रीज कर जाती है, पैरेलल में डिक्रीज कर जाती है। सीरीज में फॉर्मूला ये होता है निकालने का, डायरेक्ट एडिशन हो जाएगा I इक्विवेलेंट को R1 + R2 + Rn तक सो ऑन। और इसमें क्या हो जाता है 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 + 1/R2 सो ऑन 1/Rn। इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हायर देन हाईएस्ट होती है। क्या मतलब है, सबसे बड़े वाले से भी बड़ी होती है ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में। ठीक है, पैरेलल में क्या बताया हमने कि ये लोअर देन द लोवेस्ट होती है, सबसे छोटे वाले से भी छोटी होती है। क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। इसमें हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है निकालने का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ये देखो नीचे छुप जाएगा इसमें, मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ।
हाँ यहाँ पे समझ में आएगा। इसमें क्या है, इक्वल वैल्यू ऑफ आर क्या मिलेगा आपको, आर इक्विवेलेंट एन इंटू आर से निकाल लेते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या था फॉर्मूला आपका, आर इक्विवेलेंट आर बाई एन। सीरीज में अगर सेम है तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट उनको नंबर ऑफ रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दो। 666 ओम की सारी लगी है तो उसको डायरेक्ट ऐड कर दो, वो भी सही है, या उसको 6 इंटू जितने बार लगा हुआ है, 10 बार है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या था, डिवाइड करना रहता था। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. यस सर। ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा खत्म हो गया है। कल देखिए ये पैरेलल वाले में देख लेते हैं। तो पैरेलल में आपको पता है वोल्टेज सेम रहता है, तो चलिए करके भी देख लेते हैं। ये वोल्ट मीटर हमने लिया और वोल्ट मीटर को जब आप सेल के दोनों एंड्स पे लगाते हैं तो आपको वो क्या देता है, वोल्टेज देता है। देखिए यहाँ पे 9 वोल्ट दिखा रहा है। अच्छा, यही 9 वोल्ट यहाँ पे भी होना चाहिए, इस बल्ब में भी, इसके टर्मिनल के क्रॉस भी, और यहाँ पे भी, है ना? यही पढ़ा था ना हमने, वोल्टेज चेंज नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं, ये एंड पे लगा लीजिए आप, दोनों एंड पे। देखिए यहाँ पे भी 9 वोल्ट दिखा रहा है। ठीक है, आगे लगा के देख लीजिए आप, दूसरे के अक्रॉस कितना जा रहा है, ये भी 9 वोल्ट दिखा रहा है आपका। ठीक है, और लास्ट वन में भी 9 वोल्ट ही दिखाएगा, ये देखिए। यानी प्रेशर सेम है हर एक के पास। हमने बताया था करंट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी यहाँ से जो मेन करंट निकल रही है वो बराबर, मतलब वही करंट हर जगह नहीं पहुँचती है। चलिए इसको भी देख लेते हैं कैसा होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ से एमीटर ले लिया और एमीटर में पहले यहाँ से देखें यहाँ करंट निकल कितनी रही है। देखिए यहाँ से करंट कितनी निकल रही है, नोट करिए इसको, 2.7 एम्पियर की करंट निकल रही है। दिख रही है ये वैल्यू, दिख रही है सबको? हाँ, तो अब देखते हैं करंट क्या डिस्ट्रीब्यूट हुई है क्या, इस वाले सर्किट में देखते हैं। देखिए करंट कितनी है यहाँ, ये देखिए 0.9 एम्पियर की करंट है यहाँ पे। अभी देखिए वहाँ से 2.7 निकल रही, 2 पॉइंट कितनी थी, हाँ 7 निकल रही थी। यहाँ पहुँचते पहुँचते वो 0.9 हो गई, क्योंकि बढ़ गई है। अच्छा, दूसरे में देखते हैं कितनी है, दूसरे में भी 0.9 है। थर्ड वाले बल्ब में भी कितनी जा रही है, देखिए वायर में, यहाँ भी 0.9 है, क्योंकि ये सेम मतलब अमाउंट के रजिस्टर लगे हुए हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं बल्ब तीनों, तो वहाँ पे करंट क्या हो गई है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। ठीक है, तो करंट यहाँ पे दिख रही है हमको डिस्ट्रीब्यूट होती हुई। आइए यहाँ पे देखते हैं सीरीज़ में क्या होता है। सीरीज़ में हमने पढ़ा है करंट सेम होती है, तो देखते हैं करंट यहाँ कितनी निकल रही है। देखिए कितनी है करंट यहाँ पे, 0.3 एम्पियर की है। तो 0.3 यहाँ भी होनी चाहिए, यहाँ भी बराबर होनी चाहिए ना। हाँ, तो देखते हैं यहाँ कितनी है। ये देखिए आप करंट, ये देखिए 0.3 एम्पियर की करंट है यहाँ पे भी। इसके अक्रॉस देख लीजिए आप, यहाँ पे भी 0.3 है, और यहाँ देख लीजिए अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपको कितनी दिखेगी, 0.3। यानी करंट सीरीज़ में डिवाइड नहीं होती है, सेम रहती है। डिवाइड क्या होता है, डिवाइड होता है आपका वोल्टेज। देखते हैं वोल्टेज का क्या हाल है। ये बैटरी में देखते हैं पहले मेन सोर्स पे कितना वोल्टेज है। मेन सोर्स में देखिए आपको वोल्टेज कितना दिखा रहा है, 9 वोल्ट का। हाँ, तो अब हर एक के अक्रॉस चेक करते हैं। यहाँ पे चेक करते हैं इस पहले वाले बल्ब के अक्रॉस, देखिए कितना है, 3 वोल्ट। ठीक है, इसका मतलब 3 डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा ना, सब में 3 है। ये देखिए यहाँ पे भी 3 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वोल्टेज सीरीज़ में वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और पैरेलल में करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, यहाँ पे करंट सेम रहती है। सबको क्लियर है? बोलो बेटा। Yes, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं किसी तरह का इसमें, सब क्लियर है? चलिए फिर हम क्वेश्चंस पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन कह रहा है 3 रेजिस्टर्स ऑफ 2 ओम 3 ओम एंड 4 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। फिर सेकंड है पैरेलल, पहले सीरीज में और फिर पैरेलल में। कह रहा है ड्रॉ द अरेंजमेंट एंड फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहले सीरीज में बोल रहा है, तो सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे, चलिए देख लेते हैं। इन सबको बहुत आसान है। ठीक है, ये आपने पहला रजिस्टर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तीनों को सीरीज में करना है। ये हमने यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये होगा आपका पहला कितना है, 2 ओम का है, 2 ओम का, टू ओम है, 3 ओम है और 4 ओम है। साथ में आपसे भी पूछ रहा है कि आप क्या निकालेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी डायरेक्ट एडिशन हो जाता है। तो ये कितना दे देंगे आपको, 2 प्लस 3 प्लस 4 विल बी इक्वल टू कितना, 9 ओम। हाँ, तो देखिए सीरीज में आप ऐसे निकाल देते। पैरेलल पूछ रहा था आपसे सेकंड में, तो पैरेलल में इनको कैसे कनेक्ट करना था हमें कुछ, ये देखिए पहला, दूसरा, ये तीसरा, ऊपर नीचे बनाने हैं आपको, ये मिला दीजिए ऐसे।
और 20 ऐसे लाके आप बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ये बन गया आपका पैरेलल अरेंजमेंट। कितना है, 2 ओम का था, 3 ओम का था और ये 4 ओम का था। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो कितना आ रहा है देखिए, 1/2 तो एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम आएगा 12, तो 6 प्लस 4 प्लस 3 तो कितना आ रहा है देखिए 13/12। तो कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट आ जाएगा आपके पास, यहीं पे लिख लेते हैं 12/13। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, वैल्यू आ जाएगी। आसान था पहला क्वेश्चन, काफ़ी आसान था। ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए। हैं एग्जाम में कैसे ड्रॉ करना है ये, तो ये तो ऐसे ही ड्रॉ करना है जैसे बताया अभी हमने। कैसे ड्रॉ करना है मतलब क्या 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 नहीं करना है? नहीं, करंट का फ्लो अगर कहेगा दिखाने के लिए तो दिखाएंगे ना। ये अरेंजमेंट आपको बस ऐसे ही, ये बोल रहा था, बोला नहीं ना उसने करंट का अरेंजमेंट दिखाइए, करंट कैसे जा रही है ना। अगर बोलता तो आप ऐसे दिखाते। अगर यहाँ पे बोलता तो ये प्लस है, ये माइनस, ये करंट यहाँ से निकली आए, ठीक है, यहाँ तक आए थी, ठीक है, फिर ऊपर चली गई I1, यहाँ पे चली गई I2, यहाँ पे चली गई I3, फिर ये करंट तीनों यहाँ पे होती हुई यहाँ पे ये I2 और यहाँ पे ये I1, ये I2 और यहाँ पे ये I3, फिर कंबाइन हो जाएंगी और बन जाएंगी I, और I करंट आपकी सर्किट के अंदर आ जाएगी, सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे बनाएंगे, ठीक। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिया था, सिंपल पहला क्वेश्चन है। अभी आगे आएंगे क्वेश्चंस में। देखो 3 रजिस्टर, अगला क्वेश्चन है 3 रजिस्टर 6 ओम 3 ओम 2 ओम आर कनेक्टेड टुगेदर सो दैट द टोटल रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन 6 ओम बट लेस देन 8 ओम। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 6 ओम से ज़्यादा है और 8 ओम से कम आए। अब ध्यान से सोचिए, 6 ओम से ज़्यादा आने के लिए 6 ओम वाले को आपको बाहर डालना पड़ेगा, यानी 6 ओम तो आपको सीरीज में लाना पड़ेगा, तभी तो ज़्यादा हो पाएगी 6 से। 6 ओम को सीरीज में ले आइए, फिर कह रहा है 8 से बढ़नी भी नहीं चाहिए, तीनों को सीरीज में ले आएंगे तो कितनी हो जाएगी 11, तो वो भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब बाकी दोनों को हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, क्या करें, उनको पैरेलल में लगाएं। हाँ, ये कुछ इस तरह बनेगा, तो ये हो जाएगा 3 ओम, ये हो जाएगा 2 ओम, कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, ये बनेगा आपका डायग्राम। क्या कह रहा है, ये इस तरह से आप इनको कनेक्ट कीजिए। फिर है ड्रॉ डायग्राम, डायग्राम ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा आप करंट भी दिखा सकते हैं, अगर नहीं कह रहा है तो आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे। ड्रॉ अ डायग्राम टू शो दिस अरेंजमेंट, ठीक है, यहाँ तक कि हमारा क्वेश्चन हो गया पहला पार्ट। अगले पार्ट में कह रहा है कैलकुलेट इट्स टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब टोटल के लिए आपको यहाँ पे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है ना, यहाँ पे पैरेलल और सीरीज का मिक्स्ड कॉम्बिनेशन है। तो आप पैरेलल में देखिए इक्विवेलेंट कितनी आ रही है, ये इक्विवेलेंट कितनी निकलेगी, पहले पैरेलल में निकाल लीजिए इक्विवेलेंट। तो ये आ जाएगी आपकी आर इक्विवेलेंट 1/3 प्लस 1/2, सॉरी ये तो 1 में होगा ना, ये भी तो यहाँ पे यही गलती होती है। तो ये मिलेगा आपको 6 और ये 5, तो 6/5। अच्छा 6/5 आ गई सीरीज में, है ना, बोलो सीरीज में आ गई ना। तो देखिए ध्यान से, अगला फिगर ऐसा बनाएंगे आप, इसके बाद ये ध्यान रखना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट कर दिया। अगला फिगर ये बनेगा जो हमने मिटा के बनाया है, क्या वो दोनों की इक्विवेलेंट निकाल दी ना हमने, 6/5 सीरीज में आ जाएगा इसके साथ, वो दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट निकला और सिंगल रेजिस्टर आ गया, तो अब ये इसके साथ सीरीज में हो गया ना, बोलो ठीक है। तो ये सेकंड फिगर ये बनेगा, ठीक है, सेकंड फिगर ये बनेगा। अब इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगी, तो वो होगा आर इक्विवेलेंट 6 ओम प्लस 6/5। तो अब ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना आएगा, 5 6 30 और 30 और 6 36 हो जाता है, 36/5। उसको कैलकुलेट करिए जितना भी आ रहा हो। हाँ बोलो। अरे पहले बताना चाहिए था यार। रिकॉर्डिंग से
चलो कोई बात नहीं, कैमरे में चल रही है रिकॉर्डिंग तो हो जाएगा। कौन सा डायग्राम? हाँ, वो कह रहा था यहाँ पे कि 3 रेजिस्टर्स हैं 6 ओम 3 ओम 2 ओम के, इनको इस तरह कनेक्ट करो, चाहे सीरीज में करो चाहे पैरेलल में करो, उसने फ्रीडम दे दी थी आपको। लेकिन बस कंडीशन ये थी कि ओवरऑल जब रेजिस्टेंस आप निकालेंगे तो वो 6 ओम से ज़्यादा आनी चाहिए। अब देखिए क्या हमारी 6 ओम से ज़्यादा आई है अभी जो हमने निकाली है? बोलो, आई है भाई? 7.2 आ रही है ना। तो यही कंडीशन थी कि 6 ओम से बड़ी आनी चाहिए, लेकिन इतनी भी ज़्यादा ना हो जाए कि 8 से ऊपर निकल जाए, 8 से कम रखिए। तो 6 से बड़ी आने के लिए हमने 6 वाले को सीरीज में ले लिया पहले ही, कि अगर आप सीरीज में ले लेते हैं तो 6 प्लस आंसर आएगा ना भाई। कोई चीज़ आप सीरीज में यहाँ पे रेजिस्टेंस ले लिया आपने, अब जो भी रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट निकल के आएगी वो 6 प्लस होगी। 6 में कुछ ना कुछ ऐड होगा ना, 6 तो रहेगा, 6 में कुछ ना कुछ ऐड होगा। तो हमने ये इंश्योर कर लिया कि हम 6 ओम को सीरीज में ले रहे हैं ताकि 6 से बड़ी आए। फिर ये इंश्योर करने के लिए कि 8 से ऊपर ना जाए, बाकी दो जो थी उनको हमने पैरेलल में जोड़ दिया, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाती है ना। कल बताया था, पैरेलल में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है ना जब तीनों कलेक्टिव निकालते हैं, छोटे से भी छोटी आती है। वीडियो देखा, कल वाली रिकॉर्डिंग देखी? याद नहीं देखी यार? बगैर रिकॉर्डिंग देखकर आते हो, वही डाउट पूछते हो जो पहले दिन बताए गए हैं, बहुत गलत बात है। जो बच्चे रेगुलर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हो रहा है ये। फिर आपको रुक के हम कल का रिवाइज करें पहले, अब वीडियो देखिए, उसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आज पूछिए। बार बार हम इसको कह रहे हैं, 30, 35, 40 मिनट का वीडियो होता है वो भी आपसे नहीं देखा जाता है। 2x पे देखो, 1.5x पे देख डालो, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया कि पैरेलल में इसलिए लगाया कि ओवरऑल रेजिस्टेंस थोड़ी कम हो जाए, ठीक है। क्योंकि 6 प्लस वाला अचीव हो गया हमारा, पहले ही अचीव हो गया कि 6 को हमने पहले ही रिजर्व कर लिया कि 6 के नीचे नहीं जानी है हमारी। 8 से कम रहे, अब वो कितनी भी कम हो जाती है, तो वो यहाँ पे देखिए 7.2 हमें मिल गई, ठीक है। समझ गए? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 resistors 4 ohm and 6 ohm are connected in parallel. The combination is connected across a 6 volt battery of negligible resistance. Calculate the total resistance of circuit, ठीक है, the current through the battery, and third one is the current through each resistors. सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ करना है। देखो क्वेश्चन को देखिए, पहले कह रहा है 2 रेजिस्टर्स हैं 4 ओम 6 ओम के, जिनको पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। चलो करते हैं पैरेलल में कनेक्ट। तो इनको पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं? ऊपर नीचे करते हैं ना, ऐसे। ये हो गया पैरेलल, ठीक है। कॉम्बिनेशन, फिर जो इनका कॉम्बिनेशन है, यानी ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, इसका जो कॉम्बिनेशन है उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। कितने वोल्ट की बैटरी है? 6 वोल्ट की बैटरी है, यही कह रहा है, जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब कह रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, क्यों? इसमें तो कुछ भी नहीं है। 4 और 6 ओम का रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस निकल आएगा ना सर्किट का, कितना होगा बताइए? 1/4, 1/6 से निकाल लीजिए आप। तो हाँ, 1/R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/4 प्लस, तो ये कितना आएगा? 12, 3 + 2 5/12। 5/12 को आप निकालेंगे अगर तो ये आ जाएगा आपका 5 2 = 10, 5.4 = 20, 2.4 आ गया। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया 2.4, ठीक है। यानी ये जो सर्किट है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। आप बोलिए, ऐसे बन जाएगा 6 वोल्ट की बैटरी। हाँ, रिड्यूस्ड सर्किट ये होगा। अब करंट इधर से निकली, देखो ध्यान से, अब तो करंट सेम जाएगी क्योंकि सीरीज है। करंट क्या पूछ रहा है? थ्रू द करंट थ्रू द बैटरी। बैटरी से करंट कितनी जा रही है? तो ओम्स लॉ लगाओ इसमें, V = IR। तो V है 6 वोल्ट, I हो गया, I निकालना है 2.4, तो I निकाल लीजिए आप, कितनी भी आ जाएगी? 6/2.4, ये हो गया। यहाँ से करंट आ जाएगी, द करंट थ्रू ईच रजिस्टर। अब देखिए वापस ऊपर आ जाइए, करंट कितनी जा रही है? अभी निकाली आपने, यहाँ से कितनी आ रही थी? ये करंट कितनी जा रही थी? 2.5 एम्पियर। 2.5 एम्पियर की करंट निकल रही है ना यहाँ से, बोलो। अच्छा, जब यहाँ करंट जाएगी तो ऊपर डिवाइड हो जाएगी, यहाँ I1 चली जाएगी, यहाँ कितनी जाएगी? I2 डिवाइड हो जाएगी ना करंट, तो क्लियर है? हाँ, तो अब ये बताइए कि हर एक के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो 6 वोल्ट का ही रहेगा ना? तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप यहाँ से सब दोनों
करंट को छोड़िए यहाँ से, दोनों के अलग अलग करंट निकाल लीजिए ना। यहाँ वी आई आर, यहाँ ओम्स लॉ अप्लाई करिए आप, V इज इक्वल टू आई आर, दोनों में। हाँ, दोनों में ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो I1 हो जाएगी आपकी 6/4 है, 6/4 मतलब 3/2 मतलब 1.5। अच्छा I2 कितनी हो जाएगी? I2 हो जाएगी 6/6 1 एम्पियर। अब देखिए दोनों को ऐड करके 2.5 मिल रहा है क्या? हाँ, तो 2.5 करंट है, तो 2.5 यहाँ से निकल जाएगी ऐड होके। बोलो समझ में आया? हाँ, तो बहुत आसान से क्वेश्चन होते हैं, इतना मुश्किल नहीं रहता है। ठीक है, आप लोग बस डरिए मत। अब हम लोग थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये तो सब आसान से क्वेश्चन थे जो आपकी टेक्स्ट बुक में भी दिए हुए हैं। थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन अब हम लोग करते हैं। और उनको करने की कुछ अच्छी ट्रिक्स भी देखेंगे। देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई रजिस्टर है, अभी भी जिन बच्चों, कितने बच्चे हैं अभी क्लास में? 40। चलो आज रहने देते हैं, कल बताते हैं। ये मान लेते हैं एक रजिस्टर है आपका और इसमें आपने I करंट भेजी। अगर आप I करंट भेजते हैं तो यहाँ पे मान लेते हैं I1 करंट गई, यहाँ पे मान लेते हैं I2 करंट गई। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। ठीक है, और यहाँ से फिर बाद में I करंट बाहर निकल गई। ठीक है, ये बैटरी से कनेक्टेड है, अंडरस्टूड है। ठीक है, ये बैटरी से ऐसे कनेक्टेड है, V वोल्ट की बैटरी, तो पोटेंशियल तो बराबर रहेगा, यहाँ भी V रहेगा, यहाँ भी V रहेगा। अब ओम्स लॉ अगर हम यहाँ पे लगाएं तो बताओ क्या मिलेगा हमें? पहले I1 इज इक्वल टू V/R1 और I2 क्या मिलेगा? V/R2। अच्छा, दोनों का रेशियो निकालो तो क्या आएगा? I1 रेशियो I2 क्या मिलेगा? क्या ये मिलेगा 1/R1 रेशियो 1/R2? ये बात समझ में आई? कैसे आया ये? तो मैथ्स है ना, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है, सबने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रखा होगा। चलिए, ये है हमारे पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला, हम आपको दिखाते हैं इसको हम लोग कैसे यूज़ करेंगे बड़े कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स को आसान बनाने के लिए। जैसे मान लीजिए आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, अब ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही न्यूमेरिकल आया हुआ है। ठीक है, ऐसा ये फिगर बना हुआ है, इसमें कह रहा है 6 एम्पियर की करंट जा रही है। ठीक है, ये रजिस्टर है 3 ओम और ये है आपका 6 ओम का। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि दोनों में यहाँ पे I1 जाएगी, यहाँ पे I2 जाएगी, I1 I2 की वैल्यू बताइए। तो I1 I2 की वैल्यू बताइए। अब अगर आपने खाली ओम्स लॉ तक पढ़ रखा है, आप ओम्स लॉ के आगे नहीं जानते, तो आप कहेंगे यहाँ वोल्टेज दिया ही नहीं है, सवाल ही गलत है, कहेंगे नहीं? बोलिए, आपको क्या लगेगा? ये तो क्वेश्चन ही गलत है, इसमें तो आपने वही नहीं दे रखा है। लेकिन आप इस सवाल को कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से कर सकते हैं। आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ रखा है मैथ्स में, जरा करके बताओ। तुम लोग को दे रहे हैं फ्रीडम, तुम लोग करके बताओ। हाँ, समझ में आई बात? तो आपको ये क्वेश्चन भी जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट छोड़ के चले आएंगे अगर उन्होंने खाली 10th लेवल का ही पढ़ रखा है, वहाँ पे उनको ये सब नहीं पता कि कैसे निकालते, इसमें मैथ्स घुस गई आगे। और रेशियो प्रोपोर्शन अगर आपको आता है तो आप इसको कर लेंगे, इस सवाल को भी करके आएंगे जिसमें वोल्टेज नहीं दे रखा है। तो चलिए बाकी बच्चों के लिए हम करवा देते हैं। देखिए, आप रेशियो निकालिए, I1 रेशियो I2 कितना आएगा? वो होता है 1/R1 रेशियो 1/R2, ये आपको पता है। अच्छा, 1/R1 कितना? 1/3 रेशियो 1/6। ठीक है, इसको आप क्या करिए, सबको न्यूमरेटर में लेना है तो आप क्या इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करिए। रेशियो में पढ़ा होगा आपने, कितना होता है 12, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 1/3 इंटू 12 रेशियो 1/6 इंटू 12 क्या मिलेगा? 4 रेशियो 2। बोलिए, यही तो मिला, 4 रेशियो 2। हाँ, अब क्या करेंगे हम? ये 4 रेशियो 2 को ये भी लिख सकते हो 2 रेशियो 1, 2 रेशियो 1 भी लिख सकते हो। yes, हाँ, अब यहाँ से क्या करिए आप, I1 प्लस I2 निकाल लीजिए, क्या आएगा? 3। बोलिए, 3 आएगा? 6।
I1 प्लस I2 क्या आएगा? अगर 2 1 तो 2 1 से निकाल रहे हो, यहाँ से निकाल रहे हो तो 6 आएगा, वहाँ से निकाल रहे हो तो 3 आएगा। 3 भी तो ठीक है, चलो 6 लिख लेते हैं। बेटा ये तुमको रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा। अगर आप इसको ये सब हटाना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर वाले जो टर्म है फ्रैक्शन हटा के आप इसको वैसे नॉर्मल होल नंबर में लाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों को, तो ये हट जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, ये प्योर मैथ्स है, ये मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। ये हो गया आपका 6 एम्पियर हो गया। I1 प्लस I2 6 एम्पियर हो गया। बोलिए अब I1 कैसे निकालेंगे हम? I1 निकालने का क्या तरीका है? आप ऊपर रेशियो रखते थे, किसका रेशियो? ऊपर किसका निकालना है? I1 का। I1 का कितना है? 4 है, और नीचे सम रखिए 6 इंटू मल्टीप्लाई किस, सॉरी नीचे सम रखें, हाँ नीचे सम रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करना है? देखिए हम इसको मिटा देते हैं यहाँ पे पहले। दोनों का सम हमको मिल गया है। अब हमको फ्रैक्शन निकालना है I1 का। I1 का फ्रैक्शन कैसे निकालें? I1 का फ्रैक्शन निकालने का क्या तरीका है? नीचे क्या रखते हैं? नीचे क्या रखते हैं? टोटल सम रखते हैं ना नीचे। हाँ, तो टोटल सम कितना है? 3 है ना, यहाँ से ये देखिए रेशियो 3, रेशियो का सम जो होता है वो नीचे रखा जाता है। ऊपर क्या रखेंगे? I1 का रेशियो कितना है? 2, और मल्टीप्लाई करिए टोटल करंट है। टोटल करंट ये दे रखी ना आपको, जो हमने लिखी यहाँ पे, इंटू 6, तो मल्टीप्लाई करिए 3 2 6, कितना आ गया? 4 एम्पियर आया। तो अब आपको ऐसे ही दिख रहा है, 6 में से 4 एम्पियर एक को मिल गई तो दूसरे के लिए कितनी हो जाएगी? 2 एम्पियर हो जाएगी। ठीक है, काफ़ी लोगों को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा, है ना? कहाँ से कहाँ कर दिया। और जिनको भी नहीं आया है उनकी समझ लीजिए मैथ बहुत वीक है, इसलिए नहीं आया। ये समझ में आया ना, I1 I2 का रेशियो R1/R1 1/R2 होगा, ये भी नहीं समझ में आया है? ये वाला तो समझ में आया होगा। I1 रेशियो I2 कहाँ से आया? 1/R1 1/R2। ये तो क्लियर है? ये क्लियर है? अब हम एक बहुत आसान तरीका बताते हैं आपको, ये सब मिटाइए। ठीक है, मैथ में भी आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा होगा, इसमें ये सब बहुत आसान चीज़ें हैं, मैथ में पढ़ाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको पता ना, I1 रेशियो I2 कितना है? 3 नहीं, कितना था? 2:1। हाँ, यहाँ तक सब बच्चों को क्लियर है कि यहाँ भी प्रॉब्लम है? बताओ। हाँ क्लियर है। अब ये बताइए, क्या हम I1 = 2x और I2 = x नहीं मान सकते? मान सकते हैं। I1 प्लस I2 2x प्लस x की वैल्यू 6 एम्पियर है या नहीं है? अरे है भाई, ये देखिए ऊपर दे रखी है, ये I1 प्लस I2 ही तो है टोटल करंट। तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 6/3, 2 आ गई। अब बताइए x की वैल्यू दोनों में पुट कर दीजिए, दोनों आ जाएंगी नहीं आ जाएंगी? क्लियर? अब समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा, ये तो आसान है। ठीक है, जो पहले वाला मेथड कराया था वो बुक्स में एग्जाम्पल के तौर पे दिया होता है, ये देसी मेथड है। और इससे भी आपको आसान जाना है MCQs में। कैसे? आपको x नहीं मानना है, आपको क्या करना है, I1 I2 का जो रेशियो दिया है ना 2:1, इसको 2 + 1 कितना हो गया? 3। 3 किसके बराबर है? 6 के। 3 6 के बराबर हो गया। अगर 3 6 के बराबर है तो 2 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के, और 1 2 के बराबर हो जाएगा। तो आपको ये सब नहीं करना है, कंपटीशन के लिए ये सब बहुत ज़्यादा खतरनाक है आपके लिए, आपके नंबर कम करवा देगा। आप डायरेक्ट जाइए, एक्स वेक्स सब पुरानी बातें हो गई, आप डायरेक्ट जाइए 2 और 1 को प्लस करिए, हो गया 3। 3 बराबर है 6 के, तो अगर 3 6 के बराबर है तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के? 2 के। तो 1 2 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। अगर मान लो यहाँ पे 2 से ज़्यादा रेशियो होते, 3 4, जैसे भी एक क्वेश्चन कराते हैं भी आगे 3 रेशियो वाला क्वेश्चन कराते हैं, प्रैक्टिस पर है, जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत आसान है, इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं है ये। अरे किसका माइक ऑन है? या माइक बंद करके बातें करो। ठीक है, यहाँ पे देखिए
3 रेजिस्टेंसेस दे रखी हैं, इसमें करंट जा रही है 10 एम्पियर की। ध्यान से सुनना, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। आपसे कह रहा है बताइए I1 I2 तीनों करंट की वैल्यू पूछ रहा है, I1 की, I2 की, I3 की। क्या होगा बताइए जल्दी से, पिछला वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। देखिए पिछले कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा हमने, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 क्या है, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3। बोलो ये पढ़ा है ना। अच्छा निकालते हैं, तो ये आएगा 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। डिनोमिनेटर हटाना है हमको, तो इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करो सबको, 6 से, तो ये आ जाएगा 6 रेशियो 3 रेशियो 2। सही है। अब इतना तेज करना है आपको, अब वो लिख के फिर 6 से मल्टीप्लाई करो सबको, बहुत तेज कैलकुलेट करो, ये आ गया। अच्छा आपको पता है तीनों का सम कितना हुआ, तीनों का सम कितना हुआ 11 की वैल्यू आपको दे रखी है 10। अगर 11 की वैल्यू 10 है, अगर 11 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10/11, 10/11 हो जाएगी। तो बताओ 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 इंटू दिस। बोलो 6 की वैल्यू हो जाएगी ये, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/11 इंटू 3। बोलो ये 3 की वैल्यू हो जाएगी। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो हो जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 2। देखो आ गई तीनों वैल्यूज। अब ये क्वेश्चन वैसे बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसे अगर आपको ये तरीके पता है करने के तो बहुत आसान है, ये भी हो जाएगा आपसे। बोलो समझ में आया? किसी बच्चे को अभी भी डाउट है तो पूछ सकता है वो, या वीडियो देख लेना दोबारा, काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। ये प्योर मैथ्स है, प्योर रेशियो प्रोपोर्शन है। रेशियो प्रोपोर्शन इस साल भी है ना आपके यहाँ? हाँ इस साल भी है। तो फिर यार तो रेशियो प्रोपोर्शन में तुमने सब कुछ एक इसमें एक मेथड होता है बहुत अच्छा, CND मेथड पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा अभी? ये मेथड नहीं पढ़ाया गया? हाँ CND मेथड। ये मेथड अगर आपको आता है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। मतलब ये सब रेशियो में जितने मेथड पढ़ाए जाते हैं वो बाकी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बहुत काम में आते हैं। तो ये क्लियर है? आगे चलें, अगला क्वेश्चन कराएं। बोलो। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, ये कराते हैं, सादा सही रहेगा, ये मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, पहले थोड़ा इजी देखते हैं। ये है आपका 4 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3, ये है 6। बैटरी है 10 वोल्ट की। I1 I2 I3 पूछ रहा है, क्या अप्रोच होगी चाहिए? थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। हाँ पहले I निकालेंगे, I पता हो जाएगा तो आसान हो जाएगा, है ना। अच्छा I निकालने का तरीका पता है हमको? I में ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। ओम्स लॉ के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, है ना। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए। उसमें भी 2 तरीके हैं, पहले आप इसकी इक्विवेलेंट निकालिए, फिर इसकी निकालिए, उसके बाद ओम्स लॉ लगाइए। यही तो करेंगे। तो इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी बेटा? इसकी कैसे निकालेंगे? 1/R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तो कितना आ जाएगा ये? 12। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, हो जाएगा 2, कितना हो गया 10, 12। अरे गड़बड़ हो गया, 1 होगा ये। नहीं सही तो है, 2 ही तो होगा। शिट, 2 ही तो होगा ये। तो ये तो 1 आ गया। तो R इक्विवेलेंट 1 सही किया है, गड़बड़ तो नहीं हो गया? सही है। अच्छा R 1 ओम आ गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो फिगर बन के आएगा ये वाला कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये दोनों सीरीज में हो जाएंगी, ये 4 ओम, ये 1 ओम। बोलो ऐसे हो जाएगा दोनों सीरीज में। तो दोनों सीरीज में हो गई, तो इनका आप निकाल लेते हैं। ये छोटा फिगर यहाँ पे बना लेते हैं। ये फिगर आपका हो जाएगा, आप
ये लगा आपका 10 वोल्ट की बैटरी, ये 4 ओम, ये 1 ओम, ये 10 वोल्ट की बैटरी। चलिए भाई इनके बताइए इक्विवेलेंट कितना आएगा। हाँ सिंपल है 5 ओम। अब ये 5 ओम है, ये वोल्टेज आपको दिया है 10। अब आई निकाल लीजिए, आई कितना आएगा V/R से। अब हमको पता चल गया फाइनली यहाँ से जो करंट निकलेगी वो कितनी होगी, वो होगी 2 एम्पियर। हाँ ये 2 एम्पियर जा रही है। अब बताओ ये 2 एम्पियर करंट जब यहाँ से पास होगी तो 2 एम्पियर रहेगी, यहाँ पे 2 एम्पियर रहेगी, यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1 I2 I3, इसी की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। फाइनली यहाँ रिकम्बाइन होके फिर से आपको दे देगी वो 2 एम्पियर, और यहाँ पे भी 2 एम्पियर आके सर्किट कंप्लीट। I1 I2 I3 जल्दी बताओ निकाल के। तेज। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। कितना बोला बेटा, आवाज नहीं आई। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, जिसने भी निकाला है सही निकाला है। I1 रेशियो I2 रेशियो I3। नहीं बिल्कुल नहीं, फ्रैक्शन में ही रहने दीजिए। तो ये हो जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 1/6 है ना। इसको जब आप रैशनलाइज करके ऊपर लाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये होगा 6 4 2। हाँ इसको भी कर सकते हैं ना यहाँ से। तो ये हो गया 3 2 1, चलिए 2 कॉमन हो गया। अब I1 प्लस I2 इन सब का सम कितना हो रहा है, सम है 3 + 2 + 1 = कितना 6, और 6 इक्वल दिया हुआ है कितने के, 2 एम्पियर के। तो 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2/6 एम्पियर = 1/3। तो 1 वाले रेशियो की वैल्यू आ गई 1/3, इसका डबल वाले की कितनी हो जाएगी, ये 2/3 हो जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 3/3 हो जाएगी। तो 3/3 को क्या कर सकते हैं, 1 हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, बोलो ये समझ में आया। तीनों करंट की वैल्यूज आ गई। अच्छा वोल्टेज अगर आपसे पूछे बताओ दोनों के अक्रॉस यहाँ कितना होगा यहाँ कितना होगा, तो बहुत आसान है निकालना। बताइए यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, बताओ 2 एम्पियर करंट है, 4 ओम का रजिस्टर है, वोल्टेज बताइए इस रजिस्टर में। हाँ 8। अब ये बताओ यहाँ 8 ओम पता चल गया है, यहाँ का निकालने की जरूरत है, नहीं जरूरत है, टोटल तो 10 है। और ये इसके साथ सीरीज में लगा है ना, ये पूरा वाला, ये पूरा इसके साथ तो सीरीज में लगा है ना। तो इस पूरे को कितना मिलेगा, 8 तो यही खर्च कर गए ना, 2 ओम। अच्छा 2 ओम तीनों में बराबर रहना चाहिए, पैरेलल में बराबर रहता है, बराबर रहना चाहिए ना। I1 में I2 में मतलब सॉरी R1 R2 R3 तीनों में 2 ओम जाएगा ना। तो तीनों का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 2 ओम 2 वोल्ट, सॉरी ये भी 2 वोल्ट और ये भी 2 वोल्ट, और यहाँ आपका कितना जाएगा 8 वोल्ट जाएगा। ये क्लियर है सब बच्चों को ये सवाल? चलिए हाँ, लास्ट में हमने कहा था वोल्टेज बताइए दोनों के अक्रॉस। ठीक है, ये पहला वाला जो आपका रजिस्टर लगा था, यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, तो आपने देखा यहाँ 8 वोल्ट का आया आपका। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोल देते हैं इसी को। और यहाँ पे कितना आएगा, जब 8 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया तो आपको पता है सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम नहीं रहता है। सीरीज में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पैरेलल में सेम रहता है। तो ये वाला सीरीज में थे, ये दोनों सीरीज में हैं, ये पूरा और ये वाला, तो इन दोनों के बीच में बटेगा। तो इसको मिल गया 8 वोल्ट, तो बाकी किसको मिलेगा, इसको मिलेगा। टोटल तो 10 है ना, तो 2 वोल्ट इसको मिलेगा। अब आपसे ये भी पूछ सकता था बताइए तीनों रजिस्टर के अक्रॉस कितना रहेगा, तो अब आपको लॉजिक लगाना था, तीनों के अक्रॉस 2 ही रहेगा क्योंकि ये तो पैरेलल है ना। ठीक है, सीरीज के अंदर पैरेलल बना हुआ है, तो ये तीनों पैरेलल में है, तो यहाँ 2 वोल्ट है तो यहाँ भी 2 वोल्ट, यहाँ भी 2 वोल्ट। फाइनली यहाँ पे पूरे को 2 वोल्ट मिला। ठीक है, क्लियर? 1 एम्पियर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कैसे किया, इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट 1 से निकाल लीजिए, 1/12 + 1/6, क्योंकि पैरेलल में है, ये 12 हो गया, ये 3 होगा, 3 4 जा ऊपर कर दीजिए, रेसिप्रोकेट करिए, 4 आ गया। अच्छा इसका कितना होगा, 1/12 + 1/4, तो यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, ये 3 + 1
यानी 4/12 इक्वल टू 1/3 विच इज इक्वल टू 3। इसका 3 हो गया। अब इसका सर्किट को रिड्यूस्ड फॉर्म बना लेते हैं सर्किट की। क्या बनेगी? ये हो जाएगा, ये आपका 1 हो गया, ये आगे गए दूसरा मिला, ये हो गया तीसरा, और ये ख़त्म। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है? 4 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे कितना मिला? 3। अब ये तीनों कैसे हैं? सीरीज़ में हैं, तीनों सीरीज़ में है, तो यहाँ का आर इक्विवेलेंट तो डायरेक्ट ऐड करने से आ जाएगा। 3 + 3 + 4 कितना आ गया? 6 + 4 10। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। ओम्स लॉ लगाइए, I = V/R। V है आपका 10 वोल्ट, रेजिस्टेंस 10 ओम, 1 एम्पियर की करंट हो गई। अब आगे चलते हैं। 1 एम्पियर की करंट जाएगी कैसे? 1 एम्पियर की करंट यहाँ से निकली, ठीक है, आगे चली, यहाँ डिवाइड हो जाएगी I1 और I2 में, बोलो डिवाइड हो जाएगी। हाँ, फिर ये रिकम्बाइन होके यहाँ फिर 10 एम्पियर बन जाएगी, I बन जाएगी 1 एम्पियर, सॉरी 1 एम्पियर बन जाएगी, यहाँ जाएगी 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ से फिर ये I आगे बढ़ती हुई यहाँ फिर I1 और ये I2, और फिर यहाँ से फिर रिकम्बाइन हो जाएगी करंट, और वापस से यहाँ पे फिर I या 1 एम्पियर की करंट अंदर चली जाएगी बैटरी में। अच्छा बताइए, I1 I2 की वैल्यूज दोनों जगह क्या होंगी? पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 10 वोल्ट, सब बच्चे निकालें। यहाँ पे देखो, इन दोनों से ओम्स लॉ लगाइए, यहाँ इन दोनों से ओम्स लॉ लगाइए, ठीक है। अब ये बताइए कि इसके अक्रॉस क्या पोटेंशियल 10 वोल्ट का रहेगा? हैं? तो भैया यहाँ ये बताओ, अगर यहाँ 10 वोल्ट है तो यहाँ भी 10 वोल्ट है, और इसमें भी 10 वोल्ट है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में भी पोटेंशियल डिवाइड नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे? सर सेकंड वाले में तो पहले वाले को 10 वोल्ट मिलेगा, सर फर्स्ट वाले को 10 वोल्ट मिलेगा, सेकंड वाले पहले वाले को 10 वोल्ट मिलेगा, सेकंड बदल जाएगा। अच्छा, जो पहले वाले ने ले ही लिया 10 वोल्ट, तो आगे के लिए बचा कहाँ? लॉजिक कॉमन सेंस भी तो लगाओ थोड़ा। पहले को 10 दे दिया तुमने, अब कह रहे हो बाकी को उससे कम देंगे, तो पहले को 10 दे ही दिया, बाकी तुम्हारे पास है ही कहाँ देने के लिए? बोलो, सब बह गए भावनाओं में, हैं बड़े खुश हो गए लगाते लगाते, रे वाह हो गया, क्वेश्चन हो गया। भाई जब आपको करंट निकल के आ गई है 1 एम्पियर की, तो आप यहाँ का टोटल वोल्टेज निकालिए ना पहले। बताओ टोटल वोल्टेज कैसे निकालेंगे हम यहाँ का? टोटल वोल्टेज कितना आएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी यहाँ की? अभी आपने निकाली थी 4। हाँ, तो 4 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। करंट कितनी जा रही है? 1 एम्पियर की। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? V = IR से 4 वोल्ट का आएगा ना, तो फिर 4 वोल्ट का यहाँ मिलेगा, यानी 4 वोल्ट इसको मिलेगा, 4 वोल्ट इसको मिलेगा, क्योंकि पैरेलल है आपस में। तो अब 4 वोल्ट यहाँ खर्च हो गया, आगे चलिए करंट लेकर, यहाँ कितना होगा बताइए? करंट तो आपकी 1 एम्पियर की है यहाँ पे, और ये देखिए रेजिस्टेंस, तो फिर यहाँ 3 वोल्ट हो गया, 4 और 3 7, यहाँ के लिए कितना बचा? 3 वोल्ट। तो फिर तुम लोग गलती कर रहे हो कितनी बड़ी, ये बता चुके हैं, समझा चुके हैं, पोटेंशियल डिवाइड होगा, वोल्टेज डिवाइड होगा। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब कितनी बड़ी गलती करते जा रहे थे। तो ये ध्यान में रखना है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो छोटी चीज़ है कि पोटेंशियल कहाँ पे डिवाइड करना है, कहाँ पे करंट डिवाइड करनी है। तो अब आप अगर निकालेंगे तो बताइए I1 I2 की वैल्यूज अब क्या आएंगी? अभी हाँ, तो यहाँ पे देखो 4 वोल्ट और 12 के साथ निकालेंगे आप, तो V/R हो जाएगा, तो 1/3 एम्पियर आ जाएगी। यहाँ पे कितना आएगा? 4/6, तो 4/6 से निकाल लीजिए। अब यहाँ पे भी निकाल सकते हैं आप। यहाँ पे कैसे निकलेगा? 3/12, 1/4, और यहाँ पे 3/4। क्लियर है?